हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 10 चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये है इसका टॉपिक 4 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लाइट की स्कैटरिंग क्या होती है और इससे क्या क्या फिनोमेना होता है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले समझो कि स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है। देखो, जब पार्टिकल्स जो हैं कोलाइडल पार्टिकल्स स्पेशली, जब लाइट कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है और चारों तरफ फैल जाती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो कोलाइडल पार्टिकल से टकराकर चारों तरफ फैल जाने की प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये होता कैसे है? सबसे पहले जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स, जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं, क्या करते हैं, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर सारी डायरेक्शन में फैला देते हैं। तो इस तरीके से आप समझ लो कि ये पार्टिकल है आपका, ये पार्टिकल सारी एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सारी एनर्जी को, पहले लाइट की एनर्जी को, इंसिडेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर सारी डायरेक्शन में फैला दे रहा है। तो पार्टिकल, जैसे मान लो यहाँ से रेड लाइट आ रही है, तो ये रेड ग्रीन लाइट आ रही है मान लो, तो इस पार्टिकल से टकरा कर क्या करी, चारों तरफ फैल गई। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंपल सी बात हमें समझो। तो कोलाइडल पार्टिकल से टकराकर लाइट जब चारों सारी डायरेक्शन में फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है, इसी प्रॉपर्टी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल देते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, ये तुम ध्यान रखना। फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड देन री रेडिएशन इन द डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब पहले जो पार्टिकल है वो पहले क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा और फिर क्या करेगा, री एमिट कर देगा, सारी डायरेक्शन में फैला देगा लाइट को। इसी फिनोमेना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने पहले तरह के, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है 665 नैनोमीटर और वॉलेट की सबसे कम होती है 400 नैनोमीटर। ये भी आगे काम आएगा, तो ये इसलिए यहाँ पे लिखा रखा है। तो स्कैटरिंग क्लियर होगा। जब भी कोलाइडल पार्टिकल से एयर के डस्ट पार्टिकल से टकराकर लाइट जो है चारों डायरेक्शन में फैल जाती है, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये इतनी सारी लाइट है, इनमें से कौन ज़्यादा फैलेगा? मानो यहाँ पे पार्टिकल, सबके रास्ते में एक छोटा छोटा पार्टिकल रखा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा फैलने की क्षमता किसके पास है? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो ये रेलाई प्रिंसिपल था हमारा। अगले जो है हमारे पास रेलाई प्रिंसिपल है। तो रेलाई प्रिंसिपल ने क्या बोला था हमारा कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि ज़्यादा वेवलेंथ दूर दूर चल रहा है हमारा, तो पार्टिकल से टकरा के फैलने की चांसेस कम है उसके। और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी स्कैटरिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा। यानी आप कह सकते हो कि जो स्कैटरिंग टेंडेंसी है, स्कैटरिंग पावर है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की पावर 4 की, पावर 4 की होती है। तो स्कैटरिंग जो है हमारे पास, वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की पावर 4 के। यानी वेवलेंथ को तुम बढ़ाओगे थोड़ा सा भी तो स्कैटरिंग कम हो जाएगी, और वेवलेंथ को तुम घटाओगे तो स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगी। हाँ भाई, जो पिछले वाले टॉपिक में डिस्पर्जन पढ़ा था वहाँ भी सेम ऐसा था। एंगल ऑफ डेविएशन जो थी वो ज़्यादा थी कम वेवलेंथ वालों के लिए, और जिनकी वेवलेंथ कम थी उनके लिए क्या थी, स्कैटरिंग वाली, और डेविएशन ज़्यादा थी। तो उल्टा है वहाँ पे भी, यहाँ भी सेम वही चीज़ है कि वेवलेंथ ज़्यादा तो स्कैटरिंग कम, वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज़्यादा। सेम ऐसे वेवलेंथ कम तो डेविएशन ज़्यादा, वेवलेंथ कम ज़्यादा तो डेविएशन कम। तो सेम हमारा फिनोमेना है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो भाई पेपर में क्वेश्चन आता है, डिफाइन रेलाई प्रिंसिपल। तो अब बताना, अकॉर्डिंग रेलाई प्रिंसिपल जो स्कैटरिंग टेंडेंसी होती है लाइट की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी वेवलेंथ की पावर 4 के। इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, रेलाई प्रिंसिपल, या वेवलेंथ की कह सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई। तो ये बताता है कि भाई सबसे ज़्यादा पावर जो फैलने की है वो वायलेट के पास है, और सबसे कम फैलने की जो है पावर वो रेड वाले के पास है। तो मैं ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है, अब इस फिनोमेना से स्कैटरिंग के कारण ही हमारे आसमान का रंग नीला है। तो क्यों है नीला? अब बोलोगे भैया वेवलेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए, सन से व्हाइट लाइट आ रही है, तो व्हाइट लाइट में सबसे ज़्यादा फैलने की जो ताकत है वॉयलेट के पास। तो आसमान का रंग तो वॉयलेट होना चाहिए था, आसमान का रंग तो वॉयलेट होना चाहिए था। सबसे ज़्यादा फैलने की क्षमता किसके पास है? वॉयलेट के पास है। सबसे ज़्यादा फैलने की क्षमता वॉयलेट के पास है। अगर वॉयलेट सबसे ज़्यादा फैलता तो आसमान का रंग भी वॉयलेट होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत है सनलाइट में। सनलाइट में जो वॉयलेट का कंपोनेंट है वो होता ही कम मात्रा में है, उसकी इंटेंसिटी ही कम होती है। ब्लू की इंटेंसिटी अच्छी खासी होती है, इसीलिए आसमान के अंदर जो सबसे ज़्यादा रंग फैलता है ना, वो कौन सा फैलता है? हमारा ब्लू। तो हम ये कहते हैं, देखो इतना डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इतना ध्यान रखो कि आपको बस ये लिख देना है कि ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है, जिससे उसकी स्कैटरिंग पावर ज़्यादा होती है, और स्कैटरिंग यानी फैलने की क्षमता ज़्यादा होने की वजह से आसमान में जो कलर फैलता है वो ब्लू फैलता है। तो हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, तो आसमान के रंग नीला दिखाई देने के पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो लाइट को स्कैटर करते हैं, और उसमें स्कैटरिंग में भी सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग टेंडेंसी, सबसे ज़्यादा फैलने की क्षमता जो है आसमान में वो ब्लू कलर के पास है। तो सबसे ज़्यादा कलर अगर ब्लू फैलेगा तो हमारी आंखों तक सारी तरफ से ब्लू कलर आ रहा है, इसका मतलब
क्या है कि आपको आसमान का रंग ब्लू ही दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात है, स्कैटरिंग पावर की वजह से ऐसा होता है। और ऐसा फिर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बादल का रंग सफ़ेद होता है, क्लाउड जो होते हैं वो वाइट दिखाई देते हैं, या क्लाउड जो होते हैं वाइट क्यों दिखाई देते हैं। तो क्लाउड के अंदर दिक्कत ये है, देखो क्लाउड के अंदर वाटर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर वाटर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वाटर के पार्टिकल इतने ज़्यादा है उसके अंदर कि वो सारे कलर को बराबर फैलते हैं। साइज इतना बड़ा है उन पार्टिकल्स का कि वो चाहे ब्लू कलर उनके रास्ते में आए, चाहे रेड कलर उनके रास्ते में आए, कोई सा भी कलर उनके रास्ते में आए, ये सभी कलर को इक्वली फैलाते हैं। तो अगर सारे कलर यहाँ से अगर सारे कलर आ रहे हैं, सातों के सातों कलर तुम्हारी आंखों में एक साथ पहुंच रहे हैं, तो तुम्हें फिर कलर कौन सा दिखाई देगा? वाइट कलर। तो इसका मतलब ये है कि आसमान के नॉर्मल में डस्ट, जो नॉर्मल जो हमारा स्काई है, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल जो है ब्लू कलर को ज़्यादा फैला रहा है, इसलिए स्काई का रंग ब्लू दिखाई दे रहा है। लेकिन जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो सारे कलर को बराबर फैलाते हैं। अगर सारे कलर को बराबर फैलाएंगे तो हमारी आंखों तक सारे कलर बराबर पहुंचेंगे, हमें कलर क्या दिखाई देगा? फिर वाइट दिखाई देगा। तो यही लिखना है यहाँ पे कि आसमान का रंग नीला इसलिए है क्योंकि डस्ट पार्टिकल ब्लू को ज़्यादा फैलाते हैं, ब्लू की स्कैटरिंग ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है, इसी वजह से आसमान का रंग नीला है। लेकिन क्लाउड जो है हमारा व्हाइट इसलिए है क्योंकि क्लाउड के अंदर जो पार्टिकल है वो बड़े हैं, वो सारे कलर को बराबर फैलाते हैं, इक्वली स्कैटर करते हैं, और इक्वली स्कैटर करने की वजह से हमारी आंखों तक सारे कलर इक्वल भी पहुंचते हैं, इसलिए वो व्हाइट कलर दिखाई देता है ना। तो ये ध्यान रखना तुम्हें। नेक्स्ट हमारे पास किस क्वेश्चन पूछा था इसके अंदर कि सन जो है वो डूबते और उगते समय जो है रेडिश ऑरेंज कलर का क्यों दिखाई देता है। देखो डूबते और उगते समय ना वो होराइजन पे होता है, देख रहे हो होराइजन पे होता है, इस जगह पे होता है, तो उसको हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जितना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही लाइट को स्कैटर करने का टाइम मिल जाएगा। तो कम डिस्टेंस में बेचारा सिर्फ ब्लू कलर ही डेविएट कर पाता थोड़ा बहुत ही, तो भाई पूरा का पूरा दिन के टाइम तो व्हाइट कलर का या और येलो कलर का दिखाई देता है नॉर्मली। लेकिन जो शाम का समय होता है वो रेडिश ऑरेंज कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर तो फैलता ही फैलता है, लेकिन साथ में जो हमारे पास बाकी कलर्स बच गए हैं, हमारे येलो या बाकी ग्रीन वगैरह जो कलर बच गए हैं वो भी फैल जाते हैं। तो आंखों तक सिर्फ कलर कौन सा पहुंच पाता है? सिर्फ और सिर्फ कौन सा पहुंच पाता है? रेड या ऑरेंज। इसीलिए कलर जो होता है हमारा वो रेड दिखाई देता है। दोबारा बोल रहा हूँ, तो सन डूबते या उगते समय लाल कलर का इसलिए दिखाई दे रहा है कि ये जब ये यहाँ पे है ना, ये होराइजन पे है, तो इससे जो लाइट आ रही है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ब्लू तो फैलेगी फैलेगी, साथ में ग्रीन कलर जो बाकी कलर बच गए उनको भी फैलने का मौका मिल जाएगा। तो बाकी सारे कलर अगर फैल गए तो हमारी आंखों तक सिर्फ वही कलर पहुंच पाएगा जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। जैसे रेड और ऑरेंज कलर जो है हमारा, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो हमारी आंखों तक जो है रेड और येलो का कुछ मिक्सचर टाइप पहुँचता है, तो हमारा रेड ऑरेंज कलर का जो मिक्स रेडिश ऑरेंज कलर का थोड़ा कलर दिखाई देता है, वो इसी वजह से दिखाई देता है क्योंकि आंखों तक कलर ही सिर्फ वही पहुँच रहा है। सन की तरफ देखोगे तो उससे जो लाइट आ रही है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो मैक्सिमम ब्लू और ग्रीन सब फैल गया, हमारे आंखों तक कलर कौन सा पहुंचा? रेड। इसलिए आसमान में अगर तुम देखोगे उस टाइम जो हमारा सन है वो डूबते उगते समय रेड या ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। क्लियर है आपको? क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट हमारे पास है स्काई लुक्स डार्क टू एस्ट्रोनॉट्स। तो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं ना, ऐसे तुम मंगल ग्रह पे चले जाओ, तो मंगल ग्रह तुम दिन के टाइम में भी आसमान देखोगे ना, तुम्हें पूरा का पूरा काला दिखाई देगा। सूरज सामने है, सूरज उगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके जैसे हम नॉर्मली सूरज उगा रहता है तो हम आसपास देखते हैं तो कलर क्या दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। अभी हम आसमान को देखते हैं दिन के टाइम में तो ब्लू दिखाई देता है, लेकिन तुम अगर मंगल ग्रह पे हो, या तुम क्या कहते हैं मंगल ग्रह, अगर तुम मून पे हो तो मून पे अगर तुम खड़े होंगे तो मून पे अगर तुम देखोगे तो एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से आपको सारा चारों तरफ क्या दिखाई देगा? इधर सन की तरफ कलर दिखाई देगा, व्हाइट सन दिखाई देगा आपको बिल्कुल क्लियरली, लेकिन इसके आसपास जो है पूरा ब्लैक दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर हमारे मून के ऊपर इतना सफिशिएंट है, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर ना के बराबर ही है, तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं लगभग, जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइट स्कैटर नहीं कर पाती। अगर लाइट फैलेगी नहीं तो हमें यहाँ से लाइट कहीं, क्योंकि भाई यहाँ की लाइट फैले तभी तो हमारी आंखों तक आए, लाइट फैल ही नहीं पा रही, स्कैटर ही नहीं हो पा रही, लाइट सीधी आ रही है मेरी आंखों में इससे, अगर यहाँ तक लाइट ही नहीं पहुँच पा रही, स्कैटर ही नहीं हो पा रही यहाँ से, तो हमें दिखाई देने वाली नहीं है। इसलिए आसमान का रंग जो है वो कैसे दिखाई देता है? हमें ब्लैक डार्क दिखाई देता है। तो आपको सिंपल बोलना है कि एस्ट्रोनॉट्स को डार्क इसलिए दिखाई देता है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स के आसपास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, वहाँ पे लाइट स्कैटर नहीं हो पाती, और लाइट स्कैटर नहीं हो पाएगी इसलिए फिर आपको कलर भी, मतलब कोई भी लाइट दिखाई नहीं देगी, इसलिए उनको ब्लैक दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। क्लियर है भाई? रीज़न लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है? आप समझ तो गए होंगे कि भाई यहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है लाइट को फैलाने के लिए, इसलिए आपको लाइट नहीं दिख रहा है ना, पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा है चारों तरफ। बाकी फिर डेंजरस सिग्नल जो होते हैं वो रेड होते हैं। क्यों डेंजर सिग्नल रेड इसलिए बनाए जाते हैं?
क्योंकि भाई डेंजर का मतलब दूर से भी दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, कितना भी दूर ऑब्जेक्ट दिखे भाई क्लियरली, हाँ भाई इतना दूर है ऑब्जेक्ट। तो डेंजरस सिग्नल रेड इसलिए बनाते हैं क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो स्कैटर कम करेगी, फैलेगी कम। अगर स्कैटर कम करेगी तो दूर से भी बिल्कुल क्लियर दिख जाएगी। तो देखो ये बात ध्यान रखो, वेवलेंथ की टर्म में लिखो आंसर। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, तो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और स्कैटरिंग कम होती है, इसी वजह से वो दूर से भी आसानी से दिख जाती है। इसीलिए सारे डेंजरस सिग्नल जो है रेड कलर के दिखाई देते हैं, ताकि वो दूर से भी दिख जाए कि हाँ डेंजर है भाई सामने, है ना। इसलिए डेंजर कलर जो होता है सारा का सारा रेड कलर का दिखाई देता है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट करा गया था, वो हमारा सन वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो उसी की तरह है। यहाँ पे आपका सोर्स यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। ये आपका एक लेंस है हमारा, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है। लाइट को कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ से हमें सोल्यूशन से पास कर रहा है। ये कोलाइडल सोल्यूशन है, क्या एक कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। यहाँ से लाइट पास करी तो कोलाइडल सॉल्यूशन ब्लू कलर का दिखता है। क्यों दिखता है ब्लू कलर का? क्योंकि ये हमारा ब्लू कलर को सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग टेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से चारों तरफ जो है, ये देखो ये पूरा का पूरा सेटअप दिखा रखा है, बिल्कुल ऐसे बना रखा। ये लेंस है हमारा, लेंस 1, ये लेंस 2, ये आपका बोर्ड लगा रखा है वही, और ये आपका स्क्रीन है, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। और इसको जब तुम ऑन करोगे तो जो आपका सॉल्यूशन है, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन जो है वो कैसा दिखाई देगा आपको? ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू कलर का दिख रहा है ना पूरा का पूरा। ये सॉल्यूशन ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर स्कैटर हो रहा है, सबसे ज़्यादा कलर कौन सा फैल रहा है आपका? ब्लू कलर। और जब मैंने इसको स्क्रीन पे फोकस करा तो स्क्रीन पे कलर कौन सा कलर है? रेड ऑरेंजिस कलर का हमें सन दिखाई देता है। तो सिंपल सी बात यही है कि यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ से व्हाइट लाइट दे रहा हूँ मैं तो, लेकिन यहाँ पे रेड क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैक्सिमम जो ब्लू लाइट है वो फैल चुकी है, यहाँ ब्लू और ग्रीन सब फैल गया। भाई यहाँ तक कौन सा कलर पहुंचा? सिर्फ रेड और ऑरेंज कलर पहुंचा। तो मैक्सिमम स्कैटरिंग होने की वजह से जो बाकी ब्लू कलर है या वो कलर है हमारे, वो स्कैटर होने की वजह से स्क्रीन पे सिर्फ रेड और ऑरेंज कलर ही पहुंच रहा है। तो ये फिनोमेना जो आपको है स्कैटरिंग दिखाता है कि लाइट को स्कैटर कैसे करते हैं हम, स्कैटरिंग कैसे करते हैं। तो स्कैटरिंग फिनोमेना था हमारा, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं टॉपिक से रिलेटेड। द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आपका स्काई का रंग जो है वो ब्लू है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। क्यों होता है भाई रेड कलर? वो भी रीजन है हमारे पास, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो ब्लू और ग्रीन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ब्लू ग्रीन ज़्यादा फैलते हैं। तो ब्लू और ब्लू तो फैलते ही फैलते हैं, साथ में टाइम मिल जाता है ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से। ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से एटमॉस्फेयर में जब सन डूब रहा होता है या उग रहा होता है तो आपका रेड कलर तो ब्लू कलर तो फैलते फैलते हैं, साथ में क्या होता है ग्रीन वगैरह भी फैल जाता है। तो हमारी आंखों तक रेड या ऑरेंज ही पहुंच पाता है, इसलिए कलर रेड दिखाई देता है। तो वो भी स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। वो हमारा वो एक्सपेरिमेंट भी यही दिखाता है ना कि कलर जो है वो ना रेड ऑरेंज है। अकॉर्डिंग टू रेलाई लॉ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द वेवलेंथ, वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शन, वेवलेंथ की पावर 4 के होता है, बल्कि वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अगला फोर्थ, विच लाइट इज स्कैटर द मोस्ट इन द एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन करती है? सबसे ज़्यादा कौन करती है इसके अंदर? आपका ब्लू। वैसे अगर वॉलेट होता तो वॉलेट होता तो पूरा लाइन VIBGYOR, सबसे ज़्यादा जो करेगी वॉलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज। सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो डेविएट भी करेगी और सबसे ज़्यादा जो स्कैटर भी करेगी वो वॉलेट ही है। और सबसे कम डेविएट और सबसे कम जो स्कैटर करती है वो रेड करती है। ध्यान रखना है, पूरा ऑर्डर है। तो इसमें अगर तुम देखते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्लू का ही है, तो ब्लू के बाद ही है सारे के सारे, है ना। क्योंकि इंडिगो और वॉलेट तो नहीं रखा इसके अंदर, तो ब्लू आंसर होगा इसका। सबसे ज़्यादा ब्लू स्कैटर करता है इनमें से। नेक्स्ट है हमारा, वाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे टाइम। बता दो दिया यार, वही स्कैटरिंग की वजह से। तो हमारे डे टाइम में क्या होता है? हमारा व्हाइट लाइट सन से आती है और हमारे एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, जो कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट है, उनसे टकराकर ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। ब्लू कलर सबसे ज़्यादा फैलता है, इसलिए हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो वही रीज़न लिखना है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अगला, वाई डज द सन अपीयर्स रेडी एट सनसेट एंड सनराइज। तुम्हें पता है यार, सनसेट और सनराइज होते टाइम क्या होता है, हमें हमारा जो सन है उसका जो सनलाइट है उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हमारे एटमॉस्फेयर में अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ऐसा मान लो यहाँ पे है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमारा ब्लू कलर तो फैलता है, साथ में जो है ग्रीन कलर और बाकी कलर को फैलने का भी मौका मिल जाता है। जब वो ऊपर होता है तो सिर्फ ब्लू कलर फैलता है, बाकी कलर नहीं फैल पाते थे नीचे तरीके से, इसलिए कलर जो है नॉर्मल हमारा वाइट से येलो से या वाइट से दिखाई देता है। लेकिन जब सन डूब रहा होता है या उग रहा होता है उस टाइम उसको डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो बाकी सारे कलर को फैलने का मौका मिल जाता है। तो आंखों तक कलर सिर्फ रेड या ऑरेंज ही पहुंच पाता है, इसलिए रेड और ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रेलाई प्रिंसिपल में बता दिया, वो हमारा कि वेवलेंथ की पावर 1/4 के होता है। तो जो स्कैटरिंग टेंडेंसी होती है वो इनवर्सली अपोजिट होती है वेवलेंथ की पावर 4 के, तो वही हमारा ये, ठीक है।
तो ये था हमारा टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रह गया रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ना है हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।